अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे फोर ब्रेन की डेवलपमेंट के फोर ब्रेन हमारा कैसे डेवलप होता है। स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई गई हैं केलम में, जिसमें उन्होंने बोला कि आपको पता है जब रोस्ट्रल न्यूरोपोर हमारे पास क्लोज होता है, ठीक है, ये हमारे पास हेड फोल्ड दिखाया गया, ठीक है। जब रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्लोज हुआ और हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि 3 प्राइमरी वेसिकल्स हमारे पास बने थे, ठीक है, फोर ब्रेन के लिए, मिड ब्रेन के लिए और हाइंड ब्रेन के लिए। उसी टाइम पे एक एक्स्ट्रा हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिक वेसिकल्स का या फिर ऑप्टिक कप का। इन्होंने आगे जाके जो है ना ऑप्टिक नर्व एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब बनाना होता है, लेकिन हमारा उनसे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है अपने फोर ब्रेन के साथ। तो वो ये बताना चाहते हैं कि इस ऑप्टिक वेसिकल से भी मजीद क्रेनियली और मजीद आपको जो है ना आगे की तरफ एक स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ नजर आएगा, जिसको हम लोग नाम देंगे फोर ब्रेन का, ठीक है। और वो फोर ब्रेन का कौन सा पोर्शन होगा, वो उसका होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाला पोर्शन, यानी कि उसके टेलेंसेफेलोन वाला पोर्शन होगा, ठीक है। ये उन्होंने स्टार्टिंग की बातें बताई हुई हैं। हम लोग जो है ना स्टार्ट करेंगे अपने डायनसेफेलोन से, कि डायनसेफेलोन के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये वाला एरिया जो है ये हमारे पास जो है थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है, ठीक है। अब थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी जो है उसके लेटरल वॉल पे हमारे पास 3 स्वेलिंग्स अपीयर होंगी, ठीक है। ऊपर की तरफ होगा एपिथैलेमस, उससे नीचे होगा थैलेमस और सबसे नीचे होगा आपके पास हाइपोथैलेमस। तो ये 3 स्वेलिंग्स हैं आपकी जो कि लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल में होंगी। अब आपको कैसे पता चला कि लेटरल वॉल में, अगर आप यहाँ से इसको एम्ब्रियो को कट करो फ्रंटल सेक्शन में और उसको आप सामने से देखो तो आपके पास ये डायग्राम आएगी। अब आप यहाँ देख सकते हो मिड में थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, इसकी आप साइड पे लेटरल वॉल्स देख सकते हो, ठीक है। अब इसके लेटरल वॉल्स में आपको 3 स्वेलिंग नजर आई, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। समझ आ गई, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, ठीक है। अब होता बेसिकली क्या है कि जो एपिथैलेमस और थैलेमस को जो आपस में सेपरेट करा होता है सल्कस, दैट इज कॉल्ड द एपिथैलेमिक सल्कस। और जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस को आपस में सेपरेट करा होता है, दैट इज बेसिकली द हाइपोथैलेमिक सल्कस, ठीक है। ये 2 सल्काएं जो हैं हमारे पास सेपरेट करते हैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स को, जो कि डायनसेफेलोन में आते हैं, ठीक है। अब हम जरा वन बाय वन देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स आगे कैसे डेवलप होते हैं। होता कुछ ये है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने थैलेमस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे डायनसेफेलोन का। अब क्या होता है कि जो हमारे पास थैलेमस होता है जो इस वाले रीजन में लोकेटेड है, अगर आप बात करो ना तो थैलेमस हमारे पास एक एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओवॉइड से मैस होता है ग्रे मैटर का, बहुत इंपॉर्टेंट इसके हमारी बॉडी में रोल है, ठीक है। इन्होंने क्या करना होता है, ये बड़े ही रैपिडली हमारे पास इनलार्ज करता है, करता 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 जो है ना एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और अल्टीमेटली तकरीबन 70% ऑफ द ब्रेन के अंदर ये दोनों पोर्शन जो है आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये एक थैलेमस था वो ग्रो करता करता इतना बड़ा हो गया, और जो इस साइड पे थैलेमस था वो भी ग्रो करते करते इतना बड़ा हो गया, इन दोनों ने एक दूसरे को अप्रोच किया। अब ये दोनों आपस में जो है ना कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू इंटरथैलेमिक एडिशंस और इंटरथैलेमिक कनेक्शंस, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन 70% ऑफ द ब्रेन के अंदर ये कहानी चल रही होती है, ठीक है। सो थैलेमस के अंदर ये चीज़ आ गई। उसके बाद आप आ जाओ जी हाइपोथैलेमस के अंदर, जो कि थैलेमस से एंटीरो इन्फीरियरली हमारे पास स्ट्रक्चर बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये भी हमारी बॉडी का, हमारी ब्रेन का। जो ये हाइपोथैलेमस है इसका जो इंटरमीडिएट जोन होता है, इस वाले रीजन में जो हमारा इंटरमीडिएट जोन है, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जो जोन्स करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट जोन जो है ना न्यूरोब्लास्ट उसके अंदर रिच होते हैं। तो इस इंटरमीडिएट जोन के अंदर जो न्यूरोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे इस रीजन के, वो न्यूरोब्लास्ट हमारे पास डिफ्रेंशिएट करके बना देंगे हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसे आप फर्दर इंटीरियरली देखो तो यहाँ पे मजीद प्रोलिफरेशन होकर 2 बॉडीज बन जाएंगी विच आर कॉल्ड द मेमिलरी बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो वो आपको यहाँ पे विजुअलाइज हो रही है, ठीक है। ये आपका हाइपोथैलेमस है और मेमिलरी बॉडीज आपके पास यहाँ पे बन गई, सही है। उसके बाद हम लोग जरा ऊपर की तरफ देख लेते हैं अपने एपिथैलेमस को। अब जो हमारे पास ये एपिथैलेमस है हमारे थर्ड वेंट्रिकल के रूफ पे लोकेटेड है एक तो, ठीक है, साथ साथ उसकी डॉर्सल एरियाज में लोकेटेड है। अब जो हमारे पास ये एपिथैलेमस है इसकी स्टार्टिंग में जो है ना बड़ी ये रैपिडली ग्रो कर रहा होता है, मतलब बहुत इसका स्टार्टिंग में साइज लार्ज होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये रिग्रेस करता जाता है। और आपको पता होगा, हमने ग्रॉस में पढ़ा होगा कि एपिथैलेमस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं आपके पास, पाइनियल बॉडी आती है आपके पास, हेबिनुलर न्यूक्लिया आते हैं एंड हेबिनुलर कम्यूचर आती हैं, ठीक है। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एपिथैलेमस बनाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पाइनियल ग्लैंड जो है वो कैसे डेवलप होता है। आप इस डायग्राम पे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको जो है ना मैंने बताया था ये थैलेमस है जो एक एग शेप्ड स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, इससे ऊपर हमारे पास एपिथैलेमस होता है, एपी मीन्स उससे ऊपर। अब क्या होता है कि हमारे पास जो ये डायनसेफेलोन का ये सारा पोर्शन, डायनसेफेलोन का पोर्शन है ना, जो डायनसेफेलोन का ये जो हमारे पास आप कह लो कि उसका जो रूफ वाला पार्ट है, ठीक है, उसके कॉर्डली हमारे पास एक मीडियन डाइवर्टिकुलम अपीयर होता है विच इज़ कॉल्ड द पाइनियल ग्लैंड और द पाइनियल बॉडी। अब इसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो हमारे पास प्रोलिफरेट करते हैं और हमारे पास एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं पाइनियल ग्लैंड और पाइनियल बॉडी। और फंक्शन हमें इसका ऑलरेडी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी सर्कैडियन रिदम के अंदर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। अच्छा, तो अब हम लोग देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कैसे होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास, ठीक है। इसको आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। बहुत मैं आपको
सिंपलेस्ट मोस्ट तरीके से बताऊंगी, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस बात को रट लें कि इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। एक तरह का टिश्यू जो होता है वो आपका ग्लैंडुलर टिश्यू कहलाता है, विच इज़ द एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है, या एडिनोहाइपोफिसिस बोल दो आप। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके एंटीरियर लोब में, ठीक है। जो दूसरा तरह का टिश्यू प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, दैट इज द नर्वस टिश्यू और द न्यूरोहाइपोफिसिस। कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके पोस्टीरियर लोब में, ठीक होगी बात। अब आपने ये देखना है कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसका ओरिजिन क्या है। वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द ओरल एक्टोडर्म से, जबकि जो आपका ये नर्वस टिश्यू है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? ये ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द न्यूरो एक्टोडर्म से। एन से नर्वस टिश्यू, एन से न्यूरो एक्टोडर्म, ठीक है। अब जो हमारे पास ये ओरल एक्टोडर्म है, इसने एंटीरियर लोब वाले रीजन में कौन कौन से एरियाज बनाने हैं? इसने बनाना है हमारे पास पार्स एंटीरियर, पार्स ट्यूबरैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। अब आपने बिल्कुल भी परेशानी होना, ये भाई क्या कहानी में भी आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी, आपको इंशाल्लाह बहुत आराम से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो कि जो हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्म है, इसने पोस्टीरियर लोब वाले रीजन में बनाना है पार्स नर्वोसा, इनफंडिबुलम स्टेम एंड मीडियन एमिनेंस। अब मैं आपको जो है ये केलम की डायग्राम से समझाती हूँ। अब इस डायग्राम पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ हमारे पास एम्ब्रियो बना हुआ है। अब क्या होता है कि इस वाला रीजन जहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, ये वो रीजन है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होनी है। अब हमने बोला कि ये 2 डिफरेंट जगहों से डेवलप होता है, यानी कि 2 जगहों से इसके जो है ना जो टिश्यूज़ बन रहे हैं 2 सोर्सेज से आएंगे। एक सोर्स आएगा इसका नीचे से, एक आएगा ऊपर से। जो नीचे वाला एरिया है वो कौन सा एरिया है? वो आपका स्टोमोडियम वाला एरिया है, जिसने आगे जाके ओरल कैविटी बनानी है, ठीक है। इस ओरल कैविटी को जो एक्टोडर्म लाइन कर रही है वो ऊपर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी, और हमारे पास जो ये डायवर्टिकुलम बनेगा इसको हम लोग नाम देंगे हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम का, ठीक है। और इसने हमारे पास कौन सा सोर्स बनाना था? मैंने अभी आपको पहले बताया था कि स्टोमोडियम से, यानी कि ओरल एक्टोडर्म से। मैंने आपको बोला था कि कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? हमारे पास एंटीरियर लोब बनेगा, ठीक है, जो कि हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू था, ठीक है। ये हमारे पास लाइट ब्लू में आपको यहाँ दिखाया हुआ है। ऊपर आपके पास जो है ना डार्क ब्लू में दिखाया गया है, जो कि हमारे पास न्यूरोहाइपोफिसिस, यानी कि जिसने नर्वस टिश्यू बनाना है, ठीक है। आएगा ये कहाँ से? कि आपको नजर आ रहा है कि जो ऊपर डायंसेफलोन वाला सारा रीजन है, ठीक है, उसके फ्लोर से हमारे पास जो है, उसके फ्लोर में जो न्यूरो एक्टोडर्म थी उसने हमारे पास प्रोलिफरेट किया और नीचे की तरफ एक डायवर्टिकुलम बनाया, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कौन सा नाम दिया? इसको हम लोगों ने नाम दिया न्यूरो हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम का, ठीक है। और इसने हमारे पास क्या बनाना है? इसने नर्वस टिश्यू हमारे पास बनाना है, ठीक है। अब जो है हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम लोग फोकस रखेंगे अपना इस हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम पे कि इसने हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें बनानी है। अब आ जाइए आप नेक्स्ट डायग्राम पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप फोकस करो। अब आप ऊपर वालों को फिलहाल भूल जाओ, अब सिर्फ आप नीचे देखो। ये आपको पता है हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम कहाँ से आया? ओरल एक्टोडर्म से आया, ऊपर की तरफ इसने इन्वेजिनेट करना है। अब क्या होता है कि इसका जो पोर्शन न्यूरो जो ओरल कैविटी की तरफ लाइन कर रहा है, तो वो पोर्शन जो है ना कॉन्स्ट्रिक्ट करने लग जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाले जो 2 पार्ट्स हैं एक दूसरे के करीब करीब आ गए, मीन्स के भी कॉन्स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। अल्टीमेटली क्या सीन होता है कि ये हमारे पास आपस में मिलते हैं और डिजेनरेट हो जाते हैं और अपना ताल्लुक नाता सब कुछ ख़त्म कर देते हैं ओरल कैविटी से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे इसके साथ होता क्या है। अब जो है इस वाले जो लाइट ब्लू वाला पोर्शन है, जो एंटीरियर लोब वाला पोर्शन, इसने खुद को डिवाइड कर देना 3 पार्ट्स में, जो मैंने आपको पहले बता दिए थे, लेकिन आपको समझ नहीं आई थी, मैं आपको अब बताती हूँ। अब क्या होता है कि इन्होंने दिखाया कि हमारे पास जो है ना सारा एंटीरियर लोब में डिवाइड होगा। अब जो ये वाला पोर्शन आप कह लो, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द पार्ट्स एंटीरियर, जहाँ पे उन्होंने एंटीरियर लोब लिखा हुआ है, ठीक है। एज अ होल तो एंटीरियर लोब ही है, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है दैट इज योर पार्ट्स एंटीरियर वाला पोर्शन। मैं आपको ज़्यादा स्पेसिफिक करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो, आपने सिर्फ अभी लाइट ब्लू वाले एरिया को कंसिडर करना है, क्योंकि डार्क ब्लू वाला भी हमने पढ़ना है कि वो कैसे बना। अब एंटीरियर लोब वाला पोर्शन देखो। अब जो ये वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, मेन सेल्स की प्रोलिफरेशन में हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना दैट इज द पार्ट्स एंटीरियर। अब क्या होता है कि एक्सटेंशन हमारे पास ऊपर की तरफ जाती है, जो इस इनफंडिबुलम जो भी हम आगे बनाएंगे, इस इनफंडिबुलम को ये हमारे पास सराउंड करती है, एंड दिस इज कॉल्ड पार्ट्स ट्यूबरैलिस, ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर्स बन गए। अब हमारे पास क्या होता है कि कुछ आप कह लो कि हमारे पास सेल्स ऐसे रह जाते हैं हमारे पास जो है ना इस एंटीरियर वॉल के अंदर ही, ठीक है, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं, इनकी कोई खास प्रोलिफरेशन नहीं होती, ठीक है, मतलब ये ऐसे ही पूरली डिफाइंड रहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग नाम देते हैं जी पार्स इंटरमीडिया का, जो हमारे पास ये है। तो हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर्स बना लिए अपने एंटीरियर लोब के। सबसे पहले हमने देखा पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स एंटीरियर, ठीक है, एंड दिस इज पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। ये तीनों एरियाज हमारे पास कहाँ से आए? ये हमारे पास आए ओरल एक्टोडर्म से, और ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। अब आ जाओ जी दोबारा से ऊपर। अब हम लोग देखेंगे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है वो कैसे डेवलप होता है।
अभी हमारे पास कुछ इस तरह से डेवलप होता है। अब आप यहाँ पे देखो कि जो ऊपर से हमारे पास न्यूरो हाइपोफिजियल डाइवर्टिकुलम बना था, जो न्यूरो एक्टोडर्म से आया था, डायंसेफेलोन के फ्लोर से आया था, अब उसने हमारे पास आगे जाके क्या करना है, चेंज हो जाना है, खुद को कन्वर्ट कर देना है इनफंडिबुलम के अंदर, ठीक है। अब आप फर्दर देखते जाओ तो इसकी डेवलपमेंट होती जाती है, ठीक है, और अल्टीमेटली आप यहाँ पे आ जाते हो जहाँ पे ये पोस्टीरियर लोब बनाएगा, ठीक है। जिसका स्टार्टिंग का पोर्शन है वो मीडियन एमिनेंस बनाएगा, और बाद में जो ये स्टेम आपको नजर आ रही है इनफंडिबुलम स्टेम बनाएगी, और जो लास्ट में जो आपको ये बल्जिंग पोर्शन नजर आएगा ये हमारे पास बन जाएगा पार्स नर्वोजा, ठीक है। सो जो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं यानी कि मीडियन एमिनेंस, इनफंडिबुलर स्टेम एंड पार्स नर्वोजा, ये तीनों जो है हमारे पोस्टीरियर लोब में बनेंगे, जो कि जहाँ पे हमारा नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमारे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के वो डेवलप हो जाते हैं। अब फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने लास्ट पोर्शन में, दैट इज़ द टेलेंसेफेलोन, ठीक है, जो कि हमारे फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। जो सेंट्रल था वो हमारा डायंसेफेलोन था, जो सेंट्रल कोर था। अब जो बाहर की तरफ हमारे पास पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द टेलेंसेफेलोन, ठीक है, जो कि हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स वाला पोर्शन होता है। अब इसको मेनली ना हम लोग दो तरीकों से इसको कैटेगराइज करते हैं। हम एक देखते हैं इसका मीडियन पार्ट, जो कि मेनली एसोसिएटेड होता है हमारे वेंट्रिकल्स के साथ, ठीक है। क्या होता है, पहले हमारे पास दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान में पहले एक हमारे पास वेंट्रिकल होता है विच इज़ कॉल्ड द थर्ड वेंट्रिकल, जो कि एक स्लिट लाइक मतलब बारीक सा हमारे पास स्पेस होता है जिसके अंदर सीएसएफ होता है। बाद में क्या होता है कि यही थर्ड वेंट्रिकल जो है हमारे पास इलोंगेट करता हुआ जाता है और सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर चला जाता है, और ये हमारे पास बना देता है जी लैटरल वेंट्रिकल। सो ये दो लैटरल वेंट्रिकल्स और ये थर्ड वेंट्रिकल, तो हमारे पास जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो मीडियन पोर्शन है वो बेसिकली कंसिस्ट होता है थर्ड वेंट्रिकल पे, ठीक है, और उसके साथ जो हमारे पास लैटरल वेंट्रिकल्स बन रहे हैं वो, ठीक है, थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। देन हमारे पास जो इसका हम बात करते हैं वो हमारे पास लैटरल डाइवर्टिकुला आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं जी सेरिब्रल वेजिकल्स, ठीक है, यहाँ पे एरो लगाना भूल गई थी। अच्छा, सो लैटरल डाइवर्टिकुला हमारे पास सेरिब्रल वेजिकल्स बनाते हैं। तो टेलेंसेफेलोन बेसिकली हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जो बाहर वाला एरिया होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है कि जब सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की हमारे पास डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, इसको कंसिडर करेंगे, जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका दिस इज़ द डायंसेफेलोन, और जो ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, ये ऊपर से ये वाला पोर्शन है वो है डायंसेफेलोन वाला, और जो नीचे जा रहा है दैट इज़ द ब्रेन स्टेम। तो अब क्या होता है कि जब हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ऊपर की तरफ डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो वो क्या करता है, इसको कम्प्लीटली सराउंड कर देता है, इसको कम्प्लीटली कवर अप कर देता है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली आप लोग कह दो कि आप कह सकते हो कि ब्रेन स्टेम को, आपके मिड ब्रेन को और आपके हाइंड ब्रेन को क्या कर देता है, कवर कर देता है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और जब हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है पूरा इस पोर्शन को कवर अप कर रहा होता है, तो ये मिड लाइन में एक दूसरे को ये दोनों हेमिस्फीयर जो है ना ज्वाइन कर देते हैं, और ऊपर से ड्यूरामेटर की एक एक्सटेंशन आती है इन दोनों हेमिस्फीयर्स के दरमियान में, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं फॉग सेरिब्राई का, ठीक है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो हम लोगों ने बात करनी है वो बात करनी है हम लोगों ने कॉर्पस स्ट्राइटम की, जो कि हमारे बेसल गैंग्लिया का एक पार्ट है, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये आपका जो है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अब क्या होता है कि इसके बेस में जो है हमारे पास जो है ना कॉर्पस स्ट्राइटम डेवलप होता है। किस तरह से डेवलप होता है कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। वहीं से फिर जो हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस बनता है, जो कि इस तरह से होकर चला जाता है, ठीक है। ये हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड है, और ये उसकी जो है ना बाकी का पोर्शन है बॉडी एंड टेल वाला, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर की ग्रोथ होती है और वो सी शेप एक्वायर करता है, साथ ही साथ हमारे पास इस पोर्शन की भी ग्रोथ होती है और कॉर्डेट न्यूक्लियस का भी यही शेप हो जाता है। और ये प्रोसेस सारा चल रहा होता है ड्यूरिंग 6th वीक में। और किस तरह से हुआ था कि हमारा जो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है सारा, ठीक है, उसके फ्लोर पे हमारे पास जो एक स्वेलिंग अपीयर हुई थी, और उस स्वेलिंग ने हमारे पास क्या बना दिया था, ये सारा कॉर्पस स्ट्राइटम का पोर्शन बना दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बात ये लिखी हुई है केलम में कि आपके जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो ग्रोथ है और जो उसकी कर्वेचर है वो बेसिकली लैटरल वेंट्रिकल के शेप को डिटरमिन करती है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब कुछ कैसे होता है। इस डायग्राम में आप देखो तो आपको अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस है, मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर सही से डेवलप नहीं हुए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है ना ये सारा डायंसेफेलोन का पोर्शन है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे जैसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है हमारे पास ग्रो करते हैं, ठीक है, आउटवर्ड जाते हैं और हमारे पास लैटरल जाते हैं, तो ये जो बीच में थर्ड वेंट्रिकल है ना, अब इसने फर्दर क्या करना है, लैटरल वेंट्रिकल में चले जाना है। अभी आप देखो लैटरल वेंट्रिकल की शेप और थर्ड वेंट्रिकल की शेप, और अब देखो, अब जब सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डेवलप हो चुके हैं, तो थर्ड वेंट्रिकल की शेप देखिए यहाँ बिल्कुल स्लिट लाइक रह गई है, और लैटरल वेंट्रिकल भी बिल्कुल सी शेप्ड हो गए हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की शेप को फॉलो करते हुए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसका खुद का क्या कर्वेचर है, और फिर वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है, वो क्या कहते हैं, डिटर्मिन करता है कि लैटरल वेंट्रिकल्स की भी क्या शेप होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और बात हमारे पास केलम में लिखी हुई है, वो ये है कि जो आपका हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, उसका जो हमारे पास कोडल एंड है, लेट्स सपोज ये वाला एंड है, ठीक है, वो जो कोडल एंड है वो हमारे पास मूव करता है हमारे पास एंटीरियरली एंड क्रेनियली, ठीक है, कुछ इस तरह से मूव करने के बाद जो हमारे पास ये वाला पोर्शन बना देता है, दिस इज कॉल्ड
टेम्पोरल लोब, और इसी टेम्पोरल लोब में हमारे लैटरल वेंट्रिकल का टेम्पोरल हॉर्न भी आता है, ठीक है। सो ये जो है ना हमारे पास एक रफली से आप कह लो कि हमें इन्होंने दी थी, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स की, ठीक है। ज़्यादा इसमें जो है ना स्ट्रक्चर्स की इन्होंने बातें की हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है ना बस उसकी ग्रोथ जो है वो कैसे होती है, उसकी ग्रोथ होने की वजह से लैटरल वेंट्रिकल्स किस तरह से इफेक्ट होते हैं, और कॉर्पस स्ट्राइटम कैसे बनता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास बताई हुई थी। तो ये हम लोगों ने जो है ना ऑलमोस्ट जो है बल्कि सारा का सारा जो है CNS कर लिया, जिसमें हमने सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड किया, फिर हम लोगों ने ब्रेन किया, और आई होप सो कि आप सबको समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।